जिसका सामना वहाँ मौजूद लोगों में से कोई नहीं कर सकता था। ऐसे में ध्रुव की बात तो कही नहीं जा सकती थी। इसी के साथ ढेर सारी हवाएं चलने लगी। महाशक्ति पूर्वज भानु, परी और बाकी लोग भी हड़बड़ाकर ध्रुव के पास आ गए। जब उन्होंने ध्रुव को खून से लथपथ देखा तो उनके चेहरे का रंग भी बदल गया। लेकिन तभी अचानक तूफान में से एक अजीब सी आयामी हलचल होने लगी और उसमें से दो बेहद ताकतवर शक्तियां महसूस होने लगी। सबसे खतरनाक बात थी कि वो दोनों शक्तियां झाझर की शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर थीं। उन दोनों शक्तियों को महसूस करके सभी के चेहरों पर घबराहट दिखने लगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि शायद वो दोनों अंधेर नगरी के लोग थे। उन दोनों ने अपने हाथों से सील्स बनानी शुरू की, जिससे वो खतरनाक तूफान अचानक से थम, बल्कि उसके अंदर ढेर सारी शक्तियां महसूस होने लगी जो उसके हाथ से गायब हो गई। धीरे धीरे वो शक्तियों का तूफान गायब हुआ, जिसे देखकर मरजान ने एक चैन की सांस ली। अगर वो तूफान जारी रहता तो शायद अंधेर नगरी के बाकी सभी लोग भी उस चपेट में आकर मारे जाते। जब वो तूफान गायब हुआ तो सभी को दिखा कि दो बूढ़े लोग जिनके शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकल रही थी। इतने में दोनों में से एक बूढ़े आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, इतने सालों में ध्रुव चौड़े पहला इंसान है जिसने हमारी अंधेर नगरी को खत्म करने की कोशिश की है। ये सुनते ही महाशक्ति पूर्वज भानु और बाकी के चेहरे पर फिक्र दिखने लगी। उन्होंने गौर से देखा कि वहां दो नहीं बल्कि तीन आदमी दिखाई दे रहे थे। इन तीनों में से दो बूढ़े तो अनजाने लग रहे थे। उन्होंने सफेद और काले कपड़े पहने हुए थे, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो रहा था। उन दोनों के चेहरों पर इस वक्त काफी नाराजगी नजर आ रही थी, क्योंकि अंधेर नगरी का ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर कोई गौर से इस मामले को देखता तो समझ आता कि अंधेर नगरी के सभी लोग जो वहां मौजूद थे सब अपनी प्रभाव बनाए जाने वाले थे। जब हर किसी ने दोस्तों की तरफ देखा तो उनकी नजरें उनके बीच में खड़े आदमी पर पड़ी। उस आदमी की हालत उससे बेहतर तो नहीं थी और वो भी पूरी तरह से खून से ढका था। उसके कपड़े चीथड़ों में बदल चुके थे और तो और उसके हाथों से लगातार खून टपक रहा था। इतना ही नहीं बल्कि उसका एक हाथ भी सांप हो रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि झाझर था, जिसकी खतरनाक हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। इतने में ध्रुव के साथियों ने यहाँ बढ़ते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो फिलहाल करिश्मा के साथ था। लड़के ने अपनी 9 सितारों वाली शक्ति पूर्वज शक्तियों से 5 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज की पूरी हालत कर दी थी। इस दौरान मरजान के चेहरे से पसीना टपकने लगा और उसे अपनी तरफ सूखा महसूस होने लगा। वो जिस नजर से ध्रुव को देख रहा था उसमें साफ साफ थोड़ी खुशी भी थी। खुशी इस बात की थी कि ध्रुव ने उस पर ऐसा हमला इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसकी ताकत झाझर से बहुत कम थी। वहीं झाझर लगातार खांसता जा रहा था और उसे खून की उल्टियां आती जा रही थी। इससे समझ आ गया था कि इस बार न सिर्फ झाझर ने अपना एक हाथ खो दिया था, बल्कि उसे ऐसी अंदरूनी चोटें भी आई थी जो बहुत ज्यादा गहरी थी। ये नजारा देखकर हर कोई एक दूसरे को देखने लगा और समझने लगा कि झाझर अब कभी ताकतवर नहीं हो पाता। तभी झाझर ने गुस्से भरी आवाज में ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मार मार डालो इसे। मैं इसे 1000 टुकड़े करना चाहता हूँ। झाझर इस दुनिया में ध्रुव से बहुत करने लगा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी शक्तियों के बावजूद जैसे लोग इस दौरान सभी लोग झाझर आप जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तो खुद ही है। अगर तुमने आयामी पत्थर इस्तेमाल कर हमें यहाँ बुलाया था, जब तुम्हें इन लोगों के बारे में पता चला था तो तुम्हारी ये हालत कम नहीं थी। लोगों की वजह से अंधेर नगरी का ठिकाना तबाह हो गया। लीडर को इस बारे में पता चला तो उसने इतनी बड़ी सजा दी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इतने में सफेद कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, यार अब छोड़ो, तो उसे इस बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। जाना है कि झाझर किस तरह का आदमी है। उसको पकड़कर कैद करना बेहद जरूरी काम है। इसने सोचा होगा कि अकेले ही तुमको मारने की कोशिश करेगा, जितना वो शाबाशी खुद ही हासिल करेगा। इसलिए उसने ये नहीं बताया। तो अगर उस लड़के ध्रुव ने इसकी इतनी बुरी हालत नहीं की होती तो शायद ये कभी आयामी पत्थर तोड़कर हमें यहाँ बुलाता ही नहीं। जब झाझर ने देखा कि वो दोनों बुजुर्ग का मजाक बना रहे थे, लेकिन उसके पास सवाल और गुस्सा दिखाने का मौका दिखा रहा था। तो जिस काम वाले पल को महसूस करा कि झाझर के काबिल और अगर उसे जरा भी नहीं जल्दी। इतना कहकर वो आसमान में देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा और उसके तुमने मुझ पर उस वक्त बहुत बड़ा एहसान किया था। आज मैं तुम्हारा वो एहसान चुकाने वाला हूँ। और इससे पहले कि महाशक्ति पूर्वज भानु कुछ कहते, अचानक से तलवारा का शरीर उनके शरीर की सारी शक्तियां उतर के जा रही
बारह सभी महाशक्ति पूर्वजों को उलझा कर रखे हुए थे। इतने में करिश्मा का बनाया दरवाजा आकर खुला और उसमें से चांदी के रंग की चमक बाहर आई। उस चमक ने ध्रुव और उसके साथियों को लपेट लिया और उन्हें अंदर खींचने लगी। लेकिन अचानक वो वो जगह पूरी तरह बंजर थी। अचानक से वहाँ एक जगह धुंधलाने लगी और उसमें एक बड़ा काला गड्ढा दिखाई देने लगा। उस गड्ढे में से कुछ इंसान बाहर आने लगे जिनकी हालत बहुत बुरी थी। वो सभी बाहर आते ही सीधे जमीन पर गिर गए। इतने में परी ने हड़बड़ा कर करिश्मा के सफेद पड़ते चेहरे को देखा और फिक्र के साथ पूछा, करिश्मा तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर करिश्मा ने अपना सिर हिलाया और उसके शरीर पर पर्पल रंग की रोशनी दिखने लगी। धीरे धीरे करिश्मा छोटी होने लगी और वो वापस छोटी बच्ची बन गई। इस दौरान उसके माथे का पसीना बरकरार था और वो हंसते हुए कहने लगी, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो पूरी तरह अच्छी हो जाऊंगी। आपको सबसे पहले ध्रुव भाई की हालत देखनी चाहिए, उनके जख्म बहुत गहरे हैं। तभी महाशक्ति पूर्वक भानु ने ध्रुव की नब्ज महसूस की, जिसके साथ ही उनके चेहरे पर एक खतरनाक परेशानी छलकने लगी। वे उनके चेहरे की परेशानी देखकर सभी घबराने लगे। इस दौरान उस जगह पर खामोशी छाई थी। इतने में ध्रुव की काले रंग की अंगूठी कांपने लगी और उसमें से आचार्य विजय की आवाज आई। आचार्य ने तुरंत ध्रुव की नब्ज पकड़कर जानलेवा गुस्से के साथ डांट तीसरे हुए, कितना बेरहम हमला किया उस कमजोर छाछर ने इस लड़की पर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वही अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त को देखते ही महाशक्ति पूर्वज भानु की आंखें नम होने लगी। लेकिन वो जानते थे कि अभी वक्त मेल मिलाप का नहीं था, बल्कि सबसे जरूरी समझदारी दिखाते हुए कहा,
सुनते ही भानु दंग रह गए। उन्होंने अपना हाथ आगे किया और ध्रुव के शरीर के अंदरूनी हिस्से